ठीक है। ये है एक मिस्टर विजय। समझना ये क्या चैप्टर है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं, समझना पहले, ठीक है। तो ये मिस्टर विजय है, इसने क्या किया, एक बिल्डिंग बनाई बढ़िया, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई, ठीक है, पैसे वाला था ये हो गया यहाँ पार्किंग। अब ओरिजिनल बिल्डिंग तो मैं बनाने वाला नहीं है ना, अंडरग्राउंड में पार्किंग करा दी इसने। ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, फिर उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ठीक है। तो ऐसे अब इसने फ्लोर बना दिए, एक ऊपर और बड़ा फ्लोर बना दिया, और यहाँ पर लगा दी इसने एक लिफ्ट आने जाने के लिए, ओके, ठीक है। तो अब पूरी बिल्डिंग हमको बनानी नहीं है, हम तो बस आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ फ्लोर। बड़े से हैंडलूम देखे होंगे ना, बहुत जगह पर अलग अलग तरीके के हैंडलूम है ना, मॉल बोलते हैं जिसको, मॉल भी हो सकते हैं। तो उसी तरह का इसने एक बिल्डिंग बना दिया, और इस बिल्डिंग के अंदर इसने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। ये हो गया इसका डिपार्टमेंट नंबर फर्स्ट, डी फर्स्ट यानी कि डिपार्टमेंट फर्स्ट। सेकंड फ्लोर पे डिपार्टमेंट सेकंड, थर्ड फ्लोर पे डिपार्टमेंट थर्ड, फोर्थ फ्लोर पे डिपार्टमेंट फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर पे डिपार्टमेंट फिफ्थ, और मान लेते हैं ये इसने स्टोर रूम बना दिया। टोटल इसने 5 डिपार्टमेंट बना दिए। ये बना दिया इसने क्लोथ के लिए, अब हर तरह के क्लोथ, बच्चों के क्लोथ, बड़ों के क्लोथ, ड्रेसें, फैंसी वैंसी सब इधर। यहां बना दिया इसने गिफ्ट आइटम्स, ये बना दिया इसने ग्रोसरी के लिए, ये बना दिया इसने इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, ये बना दिया इसने ब्यूटी प्रोडक्ट। आप देखते होंगे ना, बड़ी सी ऐसी बिल्डिंग्स में आप गए होंगे, मॉल वगैरह में गए होंगे तो देखा होगा ना, ऐसा होता है ना, इस फ्लोर पे ये सामान मिलेगा, इस फ्लोर पे ये, इस फ्लोर पे ये, इस फ्लोर पे ये, इस फ्लोर पे ये, है ना। यहाँ बच्चों के कपड़े, यहाँ बड़ों के कपड़े, ऐसे ऐसे देखा होगा ना। मैं तो एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिख रहा हूँ, और वास्तव में कुछ बिल्डिंग्स के अंदर इस तरीके के डिपार्टमेंटल स्टोर बने होते हैं, कुछ बिल्डिंग में और तरीके के बने होते हैं। तो इसने डिपार्टमेंट बना दिए, टोटल 5 डिपार्टमेंट बना दिए, और पांचों डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मैनेजर अपॉइंट कर दिया। यहाँ एक अलग मैनेजर अपॉइंट कर दिया, यहाँ एक अलग मैनेजर अपॉइंट कर दिया, सब जगह एक एक अलग अलग मैनेजर अपॉइंट कर दिया इसने, मैनेजर अपॉइंट कर दी, और उन मैनेजर को पूरा सामान भर के दे दिया, बोला अब बेचो, प्रॉफिट कमाओ। तो मैनेजर तो लग गए परचेज और सेल पर, और एक्सपेंडिचर वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटेंट को तो अकाउंटिंग करनी पड़ेगी ना। और अकाउंटिंग अलग अलग डिपार्टमेंट की करेगा या पूरी बिल्डिंग की करेगा? भाई देखा जाए तो पूरी बिल्डिंग की करेगा, लेकिन पूरी बिल्डिंग में डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, उसमें एम्प्लॉइज अलग अलग हैं, उसमें मैनेजर अलग अलग हैं, हर डिपार्टमेंट के खर्चे अलग अलग हैं, है ना। इस डिपार्टमेंट में एक सब मीटर लगा दिया तो इस डिपार्टमेंट में बिल ये डिपार्टमेंट भरेगा, इस डिपार्टमेंट का बिल ये डिपार्टमेंट, है ना। इसमें 3 लोग काम कर रहे हैं, इसमें 4 कर रहे हैं, इसमें 5 कर रहे हैं, इसमें 1 कर रहा है, इसमें 7 कर रहे हैं। ये इस डिपार्टमेंट का खर्चा, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका। तो कुछ 2 तरह के एक्सपेंडिचर्स होंगे। एक एक्सपेंडिचर ऐसे होंगे जो हर डिपार्टमेंट के सेपरेट होंगे, है ना। कोई खर्चा इस डिपार्टमेंट का है तो उसको इसमें थोड़ी ट्रांसफर करेंगे, है ना कि हर डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग अलग हो सकती है। और इससे ये भी पता चल जाएगा, अगर हर डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग अलग से करेंगे तो ये पता चल जाएगा, इनका कंपैरिजन हो सकता है, भाई इस डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट हुआ, इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, इसमें कितना प्रॉफिट, इसमें कितना प्रॉफिट, इसमें कितना प्रॉफिट। इसमें 10 लाख रुपए लगाए, उस पर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसमें 10 लाख रुपए लगाए, उस पर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसमें 10 लाख रुपए लगाए, उस पर 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है, अगर अलग अलग अकाउंटिंग करें, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करें। तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आएगी। जैसे ये बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग, हाँ, अब इस बिल्डिंग को जब हमने बनाया ना तो लोन लेके बनाया। अब लोन पे हम क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट तो पूरी बिल्डिंग पे हमने करोड़ों का लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो इंटरेस्ट के खर्चे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें?
तो दो तरह के एक्सपेंडिचर्स हमको यहां पर देखने को मिलेंगे, एक जॉइंट एक्सपेंडिचर होंगे, एक सेपरेट एक्सपेंडिचर होंगे। जो सेपरेट एक्सपेंडिचर होंगे वो आसानी से पता चल जाएंगे, जो जॉइंट वाले होंगे उनको हमको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो वो किस तरीके से करेंगे वो अभी हम सीखेंगे। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, दो तरीके के एक्सपेंडिचर होंगे। दो तरीके कौन से हैं? एक होगा सेपरेट एक्सपेंसेस, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेपरेट ही है ना, पृथक, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो तो दे रखा होगा, जिस डिपार्टमेंट को होगा उसके खर्चे में दिखा देंगे। एक होंगे जॉइंट एक्सपेंसेस, या ऐसे एक्सपेंसेस जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, नॉट, या इसमें भी फिर मैं दो बता देता हूं आपको। जो जॉइंट एक्सपेंडिचर होंगे ना, इसमें भी फर्दर दो है, एक सेपरेटेबल, सेपरेशन पॉसिबल, भाई सेपरेट किया जा सकता है भले जॉइंट है, तो हम इनका कोई बेस लेंगे, कोई बेस लेंगे और उस बेस को लेकर के हम सेपरेट कर देंगे। वो बेस क्या हो सकता है? वो बेस जो है स्पेस हो सकता है, वो बेस जो है आपका टाइम हो सकता है ना, तो उसके बेसिस पर हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। एक होंगे नॉन सेपरेबल, जो नॉन सेपरेबल है ना, हाँ, फिर इसको हम क्या करेंगे, सीधा जनरल पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल अकाउंट। अब जनरल पीएनएल क्या है? पूरी बिल्डिंग का जो अकाउंट बनेगा अलग से, उसमें ट्रांसफर कर देंगे, किसी डिपार्टमेंट में करेंगे नहीं ट्रांसफर, क्योंकि उनको सेपरेट किया ही नहीं जा सकता। ऐसे भी कुछ होंगे, ओके। जैसे मैंने बोला ना, पूरी बिल्डिंग का रेंट, पूरी बिल्डिंग का रेंट नहीं, रेंट को तो स्पेस वाइज किया जा सकता है, पूरी बिल्डिंग पे जो हमने लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो पे कर रहा है उसको कैसे सेपरेट करोगे? वो नहीं किया जा सकता, तो वो नॉन सेपरेबल हो गया। हाँ, पूरी बिल्डिंग का अगर रेंट पे ले रखी है, वो रेंट पे कर रहे हैं, तो वो एरिया वाइज हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, भाई कौन से डिपार्टमेंट में कितना एरिया यूज हो रहा है। जैसे 1 लाख रुपए रेंट है, 5 डिपार्टमेंट है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 5 कर दिया, है ना, तो 20,000 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ऐसे है जो सेपरेट ही होंगे, वो क्वेश्चन में दे रखे होंगे, भाई सेपरेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ऐसे होंगे जो जॉइंट होंगे लेकिन उनको सेपरेट किया जा सकता है, उनका बेस क्या लेना है मैं अभी आपको बता दूंगा। और एक ऐसे जिनको सेपरेट किया ही नहीं जा सकता, तो उनको हम सीधा ट्रांसफर कर देंगे जनरल पीएनएल के अकाउंट। अब मैं बता देता हूं ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका हमको बेस लेना होगा और बेस लेके हम उनको सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट लिया है, वो बता देता हूं। ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया के स्टडी मटेरियल से, जो CA इंटर का स्टडी मटेरियल होता है वहाँ से लिया है मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से, नहीं दिख रहा होगा तो भी मैं बता दूंगा आपको पढ़ के। ये देखो, तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो जॉइंट है और कुछ बेस लेके उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे फर्स्ट है रेंट, रेट एंड टैक्सेस है, कोई रिपेयर है, कोई मेंटेनेंस का खर्चा है, कोई बिल्डिंग की इंश्योरेंस है। तो इनको किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है पांचों डिपार्टमेंट में? अगर 5 डिपार्टमेंट है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना है फ्लोर एरिया वाइज, यानी कि वही स्पेस वाइज, कौन सा प्लेस किस जगह को ज्यादा यूज किया जा रहा है, कहाँ, उस एरिया वाइज है ना। 1/3 में ये है, 2/3 में ये है, ऐसे क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको। वही 20% ये एरिया यहाँ यूज हो रहा है, तो इसमें 20% वो खर्चा आ जाएगा। किस किस का? रेंट का, रेट्स का, टैक्सेस का, रिपेयर्स का, मेंटेनेंस का, इंश्योरेंस हो बिल्डिंग का, उसका। और अगर आपको एरिया नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में सर, तो टाइम बेस, कैसे? टाइम बेस दे रखा होगा, दोनों में से एक चीज आपको होगी दे रखी क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि जो एनर्जी एक्सपेंसेस है, कोई लाइटिंग का खर्चा, एनर्जी का खर्चा, पावर का खर्चा। तो इसको कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना, कंज्यूम कर रहा है, तो उसका मीटर लगा होगा, तो उसमें रीडिंग देख के कैसे न कैसे उस हिसाब से होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपके सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए।
सेलिंग एक्सपेंसेस पता है कौन कौन से होते हैं, जैसे डिस्काउंट दे दिया सेल करने के लिए, सेल उधार किया, कुछ बैड डेप्स हो गए, कोई कमीशन दे दिया सेल करने के लिए, कोई फ्रेट दे दिया, आउटवर्ड फ्रेट मतलब गुड सेल करने के बाद में उसके आदमी के घर तक पहुंचाने का खर्चा, और ट्रैवलिंग हो गया कोई मैनेजर का, सैलरी हो गई सेल्स मैनेजर की, या कोई भी सेलिंग से रिलेटेड खर्चा कि गुड्स को सेल करने के लिए खर्चा हुआ है, तो उसको हम सेलिंग रेशियो के अंदर, सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट यानी कि सेल्स रेशियो के अंदर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा तो पूरे ही बिजनेस का किया जाएगा, और फिर जो जिस डिपार्टमेंट की जितनी सेल हो रही है उस रेशियो में उस एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैरेज इनवर्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, जो भी कैरेज इनवर्ड है, देखो दो चीजें, एक होता है कैरेज आउटवर्ड, ये देखो ये रहा, ये इसको कैरेज आउटवर्ड भी बोलते हैं। कल जब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे किसका, ब्रांच अकाउंट का, तो वहां पर मैंने बताया दो चीजें होती है, कैरेज आउटवर्ड, एक कैरेज इनवर्ड। कैरेज आउटवर्ड सेल्स से रिलेटेड खर्चा है तो सेलिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कैरेज इनवर्ड जो होता है, कैरेज इनवर्ड या डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ये परचेज से रिलेटेड होता है, तो इनको परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट यानी कि परचेज रेशियो के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा आपस में, एलोकेशन किया जाएगा इसका। वेजेस और सैलरी दे रखी है तो टाइम बेसिस पर दिया जाएगा इनको, या नंबर ऑफ एम्प्लॉय बेसिस पे भी हो सकता है। 6 नंबर डेप्रिसिएशन है, अगर इंश्योरेंस है या रिपेयरिंग करा रखी है, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एसेट। देखो ये रिपेयरिंग जो है ना, यहाँ पर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिपेयरिंग नहीं है, यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कैपिटल एसेट्स की रिपेयरिंग करी जा रही है, एसेट्स की रिपेयरिंग करी जा रही है। तो वैल्यू ऑफ एसेट्स ईच डिपार्टमेंट अदरवाइज ऑन टाइम बेसिस, या तो हर डिपार्टमेंट में कितनी कितनी एसेट्स है उसका रेशियो निकाल दो, या फिर टाइम रेशियो के हिसाब से, यानी कि कौन सी एसेट किस डिपार्टमेंट में कितने टाइम यूज हुई, जितने टाइम जिस डिपार्टमेंट में यूज हुई उस टाइम का रेशियो निकाल के उस एक्सपेंडिचर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस में आ गया आपका सैलरीज ऑफ मैनेजर, डायरेक्टर्स, कॉमन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इनको हम टाइम बेसिस पर या सब में बराबर बांट देंगे अगर टाइम बेसिस नहीं दे रखा है तो। नेक्स्ट आता है लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर हम डिवाइड करेंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज है, उस बेसिस पर इसको डिवाइड किया जाएगा। 9th नंबर है पीएफ और ईएसआई कंट्रीब्यूशन। पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, ये जो है इसको वेजेस एंड सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाएगा। तो इसमें मेन ज़्यादा तो आपका काम आता है ना, कि सेलिंग वाला बहुत ज़्यादा काम आता है, ये वाला काम आता है, वेजेस एंड ये भी काम आता है, ये भी आता है। तो एक बार आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो कुछ चीज़ें तब याद हो जाएगी, और कुछ चीज़ें जो है आपको याद भी करनी पड़ेगी। तो एक बार इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा आपको नोटबुक के अंदर, और जब भी कहीं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसमें प्रॉब्लम आ रही है भाई इस खर्चे को कैसे बांटो, तो इसको देखना पड़ेगा। ओके, वैसे क्वेश्चन में सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो है ना वो जॉइंट वाले नहीं होंगे, है ना, कुछ एक्सपेंडिचर का पहले से ही बता रखा होगा कि कौन से डिपार्टमेंट का कितना है, कुछ इसमें से होंगे, तो वो दोनों मिला जुला असर होगा और उसके बाद हमें डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाने होंगे।